सलाम, मैं ज़ीशान काज़ी। बेचारी भैंस को पता ही नहीं है कि वो खतरे में है। पीएम मोदी ने अपने झूठ से विपक्ष को परेशान कर दिया है। हर दिन वो ऐसा ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि उसी के खंडन में विपक्ष की सारी ऊर्जा चली जाती है, लेकिन पीएम की ऊर्जा और बढ़ जाती है। वे एक झूठ बोलने के बाद दूसरी झूठ बोलने की तैयारी में लग जाते हैं। उनके झूठ के आगे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ महाघोटाला अब बहुत पीछे छूट चुका है। इतना बड़ा घोटाला और इतनी जल्दी लापता हो गया। मोदी ने एक नया झूठ बोला है, इसमें बहस आ गई है। पीएम कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक ले जाएगी, लेकिन कांग्रेस इतनी भैंसें रखेंगी कहाँ? अगर कांग्रेस के पास इतनी भैंसों को रखने का आइडिया है तो बीजेपी उसे तुरंत चुरा ले और सांडों को उस आइडिया के हिसाब से रख ले। इनसे यूपी की जनता बहुत परेशान है। कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं कहा है कि वो आपकी भैंस खोलकर ले जाएगी, मगर पीएम को झूठ बोलने से कौन रोक सकता है? भैंसों को भी पता है कि पीएम ऐसे ही बोलते रहते हैं, इसलिए वे भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन कांग्रेस को परेशान होना चाहिए कि पीएम का कौन सा झूठ जनता के बीच पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। 2019 की पीआईबी की एक प्रेस रिलीज जिसमें बताया गया है कि भारत में भैंसों की कुल संख्या 11 करोड़ है। इस हिसाब से अगर कांग्रेस एक एक भैंस खोलकर ले गई, 50% भैंसें खोलकर ले गई, तो 5.5 करोड़ भैंसों का खोलकर ले जाएगी और रखेगी कहाँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस को ही नहीं, इस वीडियो में बैठी सभी भैंसों को पीएम को यही क्वेश्चन करना चाहिए कि 5 करोड़ भैंसें कहाँ रखी जाएगी? इस तबेले से उठाकर कांग्रेस हमें कहाँ ले जाएगी? भैंसों का चारा महंगा हो गया है, ये मुद्दा नहीं है। भैंसें भी सोच रही होगी कि आखिर पीएम मोदी उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये सारी भैंसें इंडिया की है। बिहार नामक शहर के एक तबेले में आराम फरमा रही थी। इस तबेले में कोई भी टीवी चैनल नहीं आता है। ટેક્સ રૂપે લઈ લેશે 55% ટેક્સ નાખશે એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા આ કાયદો લાવવાના છે। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ તો हमारे एक भैंस हमारी वोट बैंक में आप पाएंगे। दुनिया में एक सरकार तो बहुत हुए, नेता भी बहुत हुए हैं, लेकिन मेन नेता 2 ही है जिनकी झूठ की गिनती चलती रहती है। सुदूर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस दौरान इतना झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, वॉशिंगटन पोस्ट में 2021 में गिनती कर बताया कि अपने 4 साल के कार्यकाल में ट्रंप ने 30,573 झूठ बोले हैं। औसतन रोज एक दिन में 21 झूठे बोले। ट्रंप का झूठ अब भी गिना जा रहा है। अभी एक दिन पहले CNN के पत्रकार डेनियल डेन लाइव टीवी पर ट्रंप की झूठों पर गिनती कर भांडा फोड़ किया है। ट्रंप ने बेबुनियाद दावे किए हैं कि 2020 का चुनाव वही जीते थे और डेमोक्रेट पार्टी ने चुनाव में धांधली की। ट्रंप ने बोला कि उन पर खुफिया गैंगस्टर अल कपून से भी ज़्यादा भार अभियान चलाया गया है, जबकि ये भी झूठ है। झूठ बोलने के लिए पीएम मोदी की तरह 1930 की दशक तक चले जाते हैं, लेकिन भैंस और बाजरे के स्तर पर आते हुए फिलहाल दिखाई नहीं देते। अमेरिका में गर्भपात के बहस पर लंबा इतिहास रहा है। इस पर ट्रंप ने पीएम मोदी से मिलता जुलता झूठ बोला है। वे गर्भपात ना हो पाया तो डेमोक्रेट पार्टी बच्चे के जन्म के बाद भी उसे मारने का विकल्प देगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं की गई है। पीएम झूठ मुसलमानों की आबादी को लेकर करते हैं, उनके बच्चों को लेकर करते हैं। कितना अच्छा होता कि ट्रंप और पीएम मोदी किसी टीवी चैनल पर लाइव आ जाते, सहारा अधिकार पर ही आ जाते। दुनिया देखती कि सबसे ज़्यादा कौन फेंकता है, सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है। झूठ झूठ होता है, उसमें अंतर नहीं होता, लेकिन मोदी और ट्रंप के झूठ ने काफ़ी अंतर पाया है। ये रिसर्च आपके लिए है। ट्रंप का झूठ इंग्लिश में होता है, मोदी का झूठ हिंदी में होता है। ट्रंप का झूठ चुनावी धांधली, ISIS, सरकारी कानून, सेना के आधुनिकीकरण के बारे में होता है। मोदी का झूठ मंगलसूत्र, दीवार, भैंस, बाजरे पर होता है। अपना अपना लेवल है। ट्रंप के झूठ का बैड लक है, मोदी के झूठ का गुड लक है। ट्रंप के झूठ का बैड लक ये है कि अमेरिका के पत्रकार चैनल गिनने लग जाते हैं और सबको बताने लग जाते हैं, देखो देखो फिर झूठ बोला। मोदी के झूठ का गुड लक ये है कि वो बोलते ही ज़्यादातर अखबार छापने लग जाते हैं और गोदी चैनल दिखाने लग जाते हैं। उनमें कहने का साहस ही नहीं है कि पीएम मोदी का ये बयान झूठों से भरा है। पीएम मोदी को पता है कि उनका झूठ पीएम के बयान के नाम पर शब्द छप जाता है और वोटर के बड़े वर्ग में पहुंचा दिया जाता है।
आपने कौवा कान ले जाएगा की कहावत सुनी होगी। हंगामा है कि सोशल मीडिया पर झूठ चल रहा है। सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ की खोज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पीएम मोदी खुलेआम अपने भाषणों में झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले जो झूठ बोले हैं उस पर आप हमारा वीडियो देख चुके हैं, फिर देखिए और लोगों को दिखाइए, तब जाकर आपको इस वीडियो का महत्व समझ में आएगा। मुस्लिम लीग से लेकर मंगलसूत्र वाला झूठ प्लीज आप जनता को बताइए। असंभव है इस दुनिया में। पहला कि सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उग सकते। दूसरा, रेगिस्तान में आप मछली नहीं मार सकते। तीसरा, आसमान में आप पेड़ नहीं लगा सकते। चौथा, कि मोदी जी मुद्दे की बात नहीं कर सकते। ये चार पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। पहले पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए लड़ी नहीं है। अब उस झूठ का और विकास हो गया है। पीएम मोदी ने पहले गुजरात में और अब फिर से महाराष्ट्र के धाराशिव की सभा में कह दिया कि कांग्रेस 272 सीट्स पर लड़ ही नहीं रही है तो सरकार कहां से बनाएगी। अब इस झूठ के आते ही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कैसे चुप रह सकते थे? बोलते नहीं तो प्रवक्ता कैसे रह सकते थे? उन्होंने तुरंत वीडियो बनाया, ट्वीट किया कि कांग्रेस 326 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भाषण में कहा कि पूरे देश में इकलौती पार्टी जो 272 सीटों पर लड़ रही है वो है भारतीय जनता पार्टी, और कहा कि कांग्रेस तो 272 पे लड़ ही नहीं रही तो सरकार कैसे बनाएगी। प्रधानमंत्री जी, हमें ये तो मालूम था कि आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है, ये नहीं मालूम था कि आपने एंटायर मैथमेटिक्स में भी डिग्री ली है। जनाब, 326 सीटें कांग्रेस पार्टी घोषित कर चुकी है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप थक चुके हैं, आपकी टीम थक चुकी है। ऐसे तो जेपी नड्डा जी जगत प्रकाश नड्डा के नाम से जाने जाते हैं, पर लगता है प्रधानमंत्री की बीमारी उनको लग गई है और वो झूठ प्रचार नड्डा बन गए हैं। अभी अभी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है समता को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, आर्थिक विषमताओं को लेकर, यह माओवादी सोच है। इससे और बड़ा झूठ नहीं हो सकता। यह भारत का संविधान है, अंबेडकर का संविधान, और इस संविधान में अगर नड्डा जी देखें अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39, उनको पता चल जाएगा कि जो आर्थिक विषमताओं की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर की बात कर रही है, वो कोई माओवादी सोच नहीं है, वो संवैधानिक सोच है, संविधान के विचार है, मूल विचार है, संविधान का सिद्धांत है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का सिद्धांत है। और मैं एक ही मिसाल दूंगा, अनुच्छेद 39 ग क्या कहता है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अंग्रेजी में कह दूं, आर्टिकल 39B क्या कहता है? ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। आर्थिक विषमता बहुत बड़ी चिंता है, गंभीर चिंता है। 21 अरबपतियों के पास पिछले 10 साल में इतना धन इकट्ठा हो गया है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। ये भैंस का सवाल नहीं है, ये अरबपतियों के नहीं, बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं का, दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। यानी अगर किसी पिछड़े दलित परिवार में 2 लोग नौकरी में है तो एक नौकरी छीनकर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव भले है लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। हम किसी भी हालत में आपके हक को छीनने नहीं देंगे।
के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश। जब से पीएम मोदी ने अपने भाषणों में झूठ की संख्या बढ़ानी शुरू की है, तब से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा अभी पीछे छूटती जा रही है। गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की बात हो, या 1 साल की अप्रेंटिसशिप देकर युवाओं को 1 लाख देने की बात हो, या महिलाओं के लिए केंद्रीय नौकरियों में 50% पदों की आरक्षण की बात हो, सब पीछे छूटता जा रहा है। सिर्फ मोदी ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों पीछे रहते? जेपी नड्डा के झूठ से भी कांग्रेस परेशान हो गई है। जयराम रमेश ने तो पूरी किताब लेकर वीडियो कैमरे के सामने बैठे नजर आए, झूठ का पर्दा फाश कर रहे थे। हमने अपने वीडियो में पीएम मोदी के झूठ के आपको 2 कैटेगरी बताई, स्टैंड अलोन झूठ और एकदम सा विकसित होने वाला झूठ। एक नई कैटेगरी और जुड़ गई है, छीनने वाला झूठ। कांग्रेस क्या क्या छीन लेगी, इसे लेकर पीएम मोदी अलग से झूठ बोलते हैं। जैसे मंगलसूत्र छीन लेगी, भैंस छीन लेगी, फ्लैट छीन लेगी और अब नौकरी छीन लेगी। जिस पीएम पर यह आरोप लगता है कि उनके 10 साल के दौरान लाखों युवाओं की नौकरियां छीन गई, नौकरियां मिली ही नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई, उन्होंने अपनी झूठ की छतरी इस तरह खोल दी है कि बेरोजगारी के बादल अब तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी इतने झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे टाइम निकालकर उन्हें हिंदी और अंग्रेजी में खत लिख रहे हैं। पत्र काफी लंबा लिख रहे हैं। एक झूठ को 1000 बार बोलने से सच नहीं बन जाता, लेकिन खड़गे जी को समझना पड़ेगा, या तो कंडीशन बदल गया है, यहाँ 1000 सच को झूठ बताया जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सच की हवा खराब कर दी है। पीएम ने एनडीए के उम्मीदवारों को पत्र लिखा कि वोटर को क्या क्या बताना है। इसको लेके खड़गे जी ने लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया। अब उन्हें समझने की बात है कि उन्हें पीएम मोदी को पत्र ही पढ़ना होता, किताब ही पढ़नी होती, सही तत्व ही जानना होता, तो वे इतना झूठ बोलते ही नहीं। उन्हें पता है कि दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, लाइब्रेरी है, प्रोफेसर्स है, फैक्ट चेकर है, खड़गे जी भी है हमारे पास, यूट्यूबर है, इसके बाद भी पीएम झूठ बोलते हैं। खड़गे जी ने लिखा है कि आपने अपने पत्र में झूठ लिखा है कि कांग्रेस विरासत कर लेना चाहती है। हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपने पत्र में लिखा है कि SC/ST से आरक्षण छीन लिया जाएगा और हमारे वोट बैंक को दे दिया जाएगा। आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आप हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार ST/ST OBC को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं। आपने अपने पत्र में कहा है कि लोगों की मेहनत की कमाई छीन ली जाएगी। यहाँ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपनी पार्टी को गुजरात में गरीब दलित किसान से ठगे गए और इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिए गए 10 करोड़ रुपए वापस करने का निर्देश दें। आपके पार्टी ने चंदा लो, धंधा लो, ठेका लो, घूस लो, हफ्ता वसूली और फर्जियों कंपनियों जैसे तरीकों से विभिन्न कंपनियों से अवैध और असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 8,250 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। आप कम से कम 10 करोड़ रुपए दलित परिवारों को दान कर ही सकते हैं। खड़गे जी लगातार पीएम मोदी को पत्र लिख रहे हैं। मैनिफेस्टो को लेकर जब पीएम ने झूठ बोला तब पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा ताकि वे उन्हें कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में समझा सके। लिखा है कि वे किसी भी व्यक्ति को बहस करने के लिए तय कर दे, कांग्रेस उसके साथ अपने मैनिफेस्टो को लेकर बहस के लिए तैयार है। इस पत्र में खड़गे जी ने एक बात लिखी है, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब लोग आपको केवल एक ऐसे पीएम के रूप में याद करेंगे जो निश्चित हार से बचने के लिए एक झूठ से भरे विभाजनकारी और सांप्रदायिक भाषण दे रहा था। 2024 के चुनाव पीएम मोदी की जीत होती है तो उनके साथ उनके बोले गए झूठ की भी जीत होती है।
अभी हम भाषण की स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, भाषा की स्तर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। कई मौक़ों पर वो भी बेहद खराब हो चुकी। जनता पीएम का भाषण सुनने आती है और पीएम जिस अंदाज से उसे झूठी बातों को सच मानने के लिए कहते हैं, इस पे अलग से अध्ययन होना चाहिए। उनके झूठ को सच मान लेने से या प्रभावित होने वाली जनता पर क्या असर होता है, इस पर किसी को रिसर्च करना चाहिए। इतिहासकार ने एन एफिल कॉन ने लिखा है कि कभी कभी झूठ बोलने के मकसद ये नहीं होता कि लोग एक झूठ में विश्वास कर लेंगे, बल्कि ये होता है कि लोग झूठ बोलने वाले से डरने लगे। असल हालात क्या है उस पर कब्जा जमाने के लिए ऐसा किया जाता है। इकलौते नेता होंगे जो देश में मंच पे खड़े होके कहते हैं कि मैं ही एक ईमानदार हूं जो सारी दुनिया से लड़ रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। इसलिए चुनाव के समय ईमानदारी से आपके काम की बात नहीं कर सकते। ईमानदारी से आपको ये नहीं बता सकते कितनी नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए, कितनी पाठशालाएं खोली, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने अस्पताल बनाए। ईमानदारी से नहीं कह सकते। ईमानदारी से ये नहीं कह सकते कि जो अधिकारी हैं, जो सेना में भर्ती हैं, उनके भविष्य के साथ क्या किया, पेंशन खत्म कर दिया, और जो सेना में भर्ती हैं उनको 4-5 साल की अग्निवीर का प्रोग्राम दे दिया ताकि 4 साल बाद घर आए और फिर से बेरोजगार हो जाएं। ईमानदारी से ये बात नहीं कह सकते। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है, और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है, तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है? Entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means ये मिथ फैलाया जा रहा है, ये उसकी रियलिटी है। हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको एजुकेट करेंगे कि ये उसकी रियलिटी है। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैंने इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूँ। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 16 मार्च के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि झूठ बोलने पर झूठ पकड़ लिया जाएगा, सारी मशीनरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता तो नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पीएम का झूठ सुनते सुनते उसकी मशीन का मोबिल भी सूख गया है। चुनाव आयोग का झूठ नहीं पकड़ना हैरान करता है, लेकिन ये भी सोचिए ज़रा पॉजिटिव तरीके से, चुनाव आयोग झूठ पकड़ने लग गया तो बाकी चुनाव का काम कौन करेगा। दुनिया को पता है कि एनसीपी के जिन नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी वो अपनी पार्टी से अलग हुए, बीजेपी ने उनके साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली। अभी कुछ दिन पहले खबर आई अजीत पवार के खिलाफ जो केस चल रहे थे उसे बंद कर दिया गया है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। कई हज़ार करोड़ के घोटाले के मामले में केस बंद हुए। ये सारे आरोप बीजेपी लगाती थी, लेकिन महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की एक सभा में पीएम मोदी किस ईमानदारी से बता रहे हैं कि वे दिन रात काम कर रहे हैं घोटाले रोकने के लिए। सोचिए, पीएम जिस मंच से ये कह रहे हैं उसी मंच पर उनसे पहले प्रफुल्ल पटेल भाषण दे रहे थे। उनके सामने जिनके खिलाफ उन्होंने घोटाले के आरोप लगाए उसकी जांच एजेंसियों ने जांच कर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, जब प्रफुल्ल पटेल बीजेपी की तरफ आ गए सहयोगी बनकर।
और अब पीएम कह रहे हैं कि घोटाले रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो जनता को कुछ पता नहीं है, मीडिया में उसे अंधेरे में रखा है। इसलिए पीएम टॉर्च जलाकर ये बता रहे हैं कि उन्होंने पूरे शहर में रोशनी कर दी। पीएम मोदी की झूठ की एक खूबी ये है कि वे अपना झूठ खुद ही फैलाते हैं। पहले ये काम आईटी सेल से होता था। लगता है बीजेपी के पास जो हज़ारों करोड़ के फंड आया है उसमें आईटी सेल वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मोदी जी अपना झूठ खुद लेकर चल रहे हैं। जैसे लक्ष्य बनियान का स्लोगन है, अपना लक्ष्य पहन कर चलो, उसी तरह मोदी जी का स्लोगन लगता है, अपना झूठ लेकर चलो। किसी पीएम को आपने कहते सुना है, वो भी चुनाव में, कि विदेश गए तो लोगों ने कैसे स्वागत किया। जिस रफ्तार से मोदी जी महाराष्ट्र की सभा में बोल रहे थे, मुझे तो लगता है कि अगले भाषण में वो ये भी गिनकर बताएंगे कि उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन में कितनी मालाएं पहनाई गई, व्हाइट हाउस के नाश्ते में क्या क्या परोसा गया। बाकी पीएम को जैसे एक गिलास पानी पिलाकर जैसे भेज दिया गया हो, लेकिन इन्हें भरपेट खाना खिलाया गया। अब क्या ये सब बातें चुनावी रैलियों में की जाएगी? आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर देता हूं। और ये इंडिया गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। कि 2018 से 2023 तक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के पार्टी को करीब 8,200 करोड़ रुपया मिला कंपनियों से, और 4 रास्ते अपनाए गए थे। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, यानी कि कंपनियों से। दूसरा था ठेका लो रिश्वत दो। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स कंपनियों के पीछे छोड़ो और उनसे मुक्ति पाने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनी, यानी कि शेल कंपनी। इन कुल मिलाकर बीजेपी को 2018 से 2023 तक 8,200 करोड़ रुपया मिला, और इसके बदले उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया अलग अलग कंपनियों को। ये सबसे बड़ा करप्शन है, ये सबसे बड़ा घोटाला है हमारे स्वतंत्र समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे अमेरिका आने का निमंत्रण दिया और उनके व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा भोज समारंभ किया। मैं हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसके लिए इतना बड़ा समारोह हुआ। पीएम ने कहा कि वो पहले पीएम हैं जिनके लिए अमेरिका में इतना बड़ा आयोजन हुआ। क्या पीएम मोदी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के साथ इन्हीं बातों को लेकर कंपटीशन करेंगे, या अमेरिका में जिस तरह से लेकर उनका स्वागत किया इस तरह किसी और देश के किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं किया? ये बेहद अजीब बात है। अगली बार पीएम मोदी व्हाइट हाउस का शामियाना नाप कर ले आएंगे और कहेंगे कि मेरे स्वागत का शामियाना मनमोहन सिंह के शामियाने से बड़ा था। नरेंद्र मोदी से पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह ने अमेरिका के दौरे किए हैं। क्या मोरारजी देसाई ने नेहरू से इस तरह तुलना की? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव के साथ इस तरह की तुलना की? अक्टूबर 1949 में जब नेहरू राष्ट्रपति इंडी ट्रूमन के मेहमान बनकर गए थे, तब ट्रूमन खुद विमान तक उन्हें लेने आए और हवाई अड्डे पर नेहरू को 19 बंदूकों की सलामी दी गई। इसी तरह 1951 में राष्ट्रपति कैनेडी नेहरू का स्वागत करने के लिए खुद हवाई अड्डे पहुंचे। नेहरू 10 दिनों के दौरे पर अमेरिका गए थे। सितंबर 2019 में शशि थरूर ने इसे ट्वीट किया है कि नेहरू एकमात्र ऐसे पीएम हैं जिन्हें 2 बार अमेरिकियों राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को 2 बार अमेरिका गए। उन्होंने भी अमेरिकी सांसदों की दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। ओबामा ने जब अपनी किताब लिखी तो उनकी काफ़ी तारीफ की। लिखा कि भारत के आर्थिक बदलाव के
मुख्य वास्तुकार और एक ऐसे टेक्नोक्रेट जिसने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं की, पर्दे के पीछे रहकर काम किया और लोगों का भरोसा जीतने के लिए लोगों की भावनाओं को नहीं उकसाया, बल्कि उनके जीवन यापन का स्तर बेहतर किया और भ्रष्ट न होने की प्रतिष्ठा भी बनाई रखी। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने मनमोहन सिंह की तारीफ में काफ़ी बातें लिखी। मनमोहन सिंह ने कभी किसी रैली में नहीं कहा होगा कि वे अमेरिका गए तो कैसे बुलाया गया, कहाँ कहाँ बिठाया गया, हलवा खिलाया गया या चॉकलेट खिलाया गया। पीएम मोदी ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वे भाषण देने आते हैं तो बिना सुने लग जाता है कि वे भावनाओं को उकसाएंगे। ऐसा लगता है कि उनकी जीत का फॉर्मूला यही है कि झूठ बोलते रहो, लोगों को पाकिस्तान, मुसलमान, मुस्लिम लीग के नाम पर उकसाते रहो। इतना झूठ बोलो कि विपक्ष अपना सच पब्लिक तक पहुंचा ही ना सके। भारत में खराब बोलने वाले तो बहुत नेता होंगे, मगर इतना झूठ बोलने वाले नेता एक ही है जिनके ऊपर आज ये वीडियो बनाया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।